बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब सबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, यहाँ खुशियाँ हों, खुशहाली हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें और प्रोग्राम क्यों लेट शुरू हुआ मसर है? बरलास साहब, कुछ थोड़ा सा तकनीकी कोई प्रॉब्लम्स आपको पता है, कोई कनेक्शन के कोई बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हो जाते हैं, उस वजह से हम नाज़रीन से भी माज़रत खाएँ, थोड़ी ताख़ीर होगी प्रोग्राम शुरू करने में। लेकिन आज जो अहम ख़बर है जो हम डिस्कस करेंगे, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने टेलीफ़ोन पर लोगों की शिकायत सुनी। वज़ीर-ए-आज़म ने बराह रास्त लोगों के गिले शिकवे शिकायत मसाइल जितने भी जिस तरह की गुफ्तगू थी सुनी और बाज़ मामलात पर फ़ौरी तौर पर अहकामात सादिर फरमाए और बाज़ मामलात पर उन्होंने कहा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनकी तहकीक की जाएगी। उन्होंने अपने वज़ारत आज़म जो है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है, सेक्रेटेरिएट जो है, उसके स्टाफ़ को, उसके अमले को भी अहकामात बहुत सारे मामलात पर जारी किए कि अब मुख्तलिफ़ लोगों के साथ वो राब्ते करें, उनको बताएँ, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और ये एक अच्छी रवायत जो है वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू की है और हम देख रहे थे कि हर तरह मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, शिकवे के अंदाज़ में भी, अपने मसाइल के अंदाज़ में भी और फ़ख्र के अंदाज़ में भी वज़ीर-ए-आज़म पे फ़ख्र भी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा सिलसिला है। ज़्यादातर हमारी गुफ्तगू इसी पे होगी। फिर पीएआरसी में बरतरफ़ियाँ हुई। दूसरी तरफ एक विज़न है वज़ीर-ए-आज़म का कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरियाँ देनी हैं, लेकिन वहाँ यहाँ 269 अफराद को बैक जुम्बश कलम जो है वो फ़ारिग कर दिया गया है। उन लोगों के भी कुछ शिकवे शिकायत हैं और सूरत हाल ये है कि बेरोज़गारी की वजह से एक शख्स जो है वो दिल बर्दाश्त होकर ज़िंदगी की बाजी हार गया है। यह भी अफसोसनाक वाक़या हुआ है। लेकिन हम मज़र बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो कहा है उस पे बात करते हैं। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मेरे ख़्याल आपको एक क्लिप सुना देते हैं वज़ीर-ए-आज़म का सबसे पहले, और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी कौम से और मुख्तलिफ़ सवालात करने वालों से क्या बात की। जनाब वज़ीर-ए-आज़म। आप सबके लिए जो जो मेरे पाकिस्तानी आप ये देख रहे हैं, ये अपने जहन में डाल रहे हैं कि एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर मैं ये बार बार एक चीज लोगों को समझाता हूं कि दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहां कानून की बाला हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन खत्म होती है। देखें, एक होती है करप्शन छोटे लेवल पे। छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता है और मेरे वजीर, जब हम शुरू करते हैं नीचे तक, हम किसी को करप्शन से नहीं रोक सकते हम, बल्कि क्योंकि हम जब करप्शन करते हैं, हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमजोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क ही तबाह हो जाता है। बात की और उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है, असल करप्शन किस तरह मुल्कों को तबाह करती है, क्या कहते हैं? अच्छा, गुजारिश ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो हैं, इनका स्टांस हमेशा से ये रहा है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम का अगर आप जायज़ा लें तो वो भी इसी पे थी। सही है, कि बल्कि उन्होंने 20-22 बरस की पूरी जो उनकी स्ट्रगल है वो करप्शन के खिलाफ ही बल्कि लोग बाज़ औक़ात अज़राह मजाक ये कहते थे कि ये सिर्फ एक ही तकरीर करते हैं जी। और एक दिन मैंने भी उनसे पूछा, जी। मैंने कहा जी लोगों को बड़ा एतराज़ है इस बात पे कि आप डाकू कहते हैं, चोर कहते हैं, तो मुझे बड़ा बुरजस्ता उन्होंने कहा मुझे ये बताओ कि मैं चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ, कोई और लफ्ज़ बता दो। सही है। मैं डाकू को डाकू ना कहूँ तो और क्या कहूँ, मैं लुटेरे को लुटेरा ना कहूँ तो और क्या कहूँ। सही है। अब उन्होंने जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, एक बात वो कर रहे हैं, दुनिया के सामने कर रहे हैं, और मगरबी दुनिया इनकी इन बातों से नाराज़ भी है। चूँकि वो ये बात करते हैं कि गरीब मुल्कों से दौलत लूट के ले जाई जाती है और 10 खरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से मगरबी दुनिया में आता है। अब वो ये भी कहते हैं कि मगरबी दुनिया की जो चकाचौंध रोशनी है जी, या तरक्की है या खुशहाली है, जी हाँ, उसके पीछे दौलत तो सारी गरीब मुल्कों की है। सही है। आज उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मुगलिया दौर में हिंदुस्तान जो था सुपर पावर था, जीडीपी जो थी वो 24% थी,
और दुनिया में इतनी जीडीपी किसी की नहीं थी, एक मुआशी ताकत था। जी मगर जब अंग्रेज़ हुक्मरान बने तो वो यहाँ से लूट मार करके बरतानिया में ले गए और फिर बरतानिया की जीडीपी 24% हो गई। ऐसे ही। अब ये बातें जो हैं ये मगरबी दुनिया को बुरी लगती हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहाँ जाता है, ये लूट मार का पैसा कहाँ जाता है? अमेरिका में, यूरोप में। तो ये बात तो सच है उनकी। सही है। आप जब सच बोलें तो दुनिया को तकलीफ होती है। ये जो बात अभी वज़ीर आज़म कर रहे थे कि जिस भी मुआशरे में, जिस मुल्क में करप्शन होती है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, ख़ास तौर पर जिन्होंने मिसाल दी भी, चले निचले लेवल पे जो लोगों का एक छोटा हाथ पड़ता है या छोटा माइंड होता है ले भी लिया वो एक मसला है, लेकिन जब सरबराह ममलिकत वज़ीर आज़म हो या उसकी टीम हो, वो ज़रा हो, जब वो करप्शन करते हैं तो फिर मुल्क जो है वो नहीं चल सकते, फिर तबाही का रास्ता जो है उसकी तरफ। उन्होंने मौलवी साहब एक मिसाल अफ्रीका के सदर की भी दी। जी। इसी तरह देखिए कई अफ्रीकी मुल्क हैं। अच्छा, ये जो इधर था मार्कोस था, उसकी देखें बातें, तो गरीब मुल्कों के हुक्मरान ऐसे हैं, बहुत से गरीब मुल्कों में जी, कि उनका मुल्क तो गरीब है, खुद वो शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, खुद अपनी दौलत मुंतकिल करते हैं दूसरे मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में। और मगरबी मुल्क ये तो पाबंदी लगाते हैं जी, FATF वाले कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को कबूल करते हैं। आमीन जो कहते हैं वो यही कहते हैं मगरबी मुल्क। सही तो है। कभी ये भी हिसाब होना चाहिए जी, कि जितनी दुनिया भर से मनी लॉन्ड्रिंग होती है इकलौते लंदन शहर से, जी, उससे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और फिर दुनिया के जो मतलूब होते हैं मुल्ज़मान, उनके लिए जन्नत है बरतानिया, सही है। उनके लिए जन्नत है अमेरिका, उनके लिए यूरोप जन्नत है। इसलिए कि आप लोगों के डाकू उनको वापस नहीं करते, सही है। आप लोगों के चोर उनको वापस नहीं करते, दूसरे मुल्कों को लूटने वाले जो हैं उनको वापस नहीं करते। अच्छा, आज उन्होंने ये भी मिसाल दी, उन्होंने कहा देखिए नैब पहले से मौजूद है 20-22 बरस से, लेकिन बड़े मगरमच्छों को हाथ नहीं डाला जाता था, अब हमने उनको आज़ाद कर दिया, हम करप्शन नहीं करते और हम उनसे कोई लिबर्टी नहीं मांगते, तो उस वजह से वो आज़ादी से काम कर रहे हैं। और बड़े उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो वो अमूमन यूज़ करते हैं कि आज बड़े बड़े मगरमच्छों की चीखें निकल रही हैं। अब आप देखिए अलवी साहब, हम मुआशरे में से जो भी आम तौर पे हमारे प्रोग्राम में हम सोशल इश्यूज़ को बहुत टच करते हैं, जाहिर है शायद पाकिस्तान में ये वाहद प्रोग्राम है करंट अफेयर्स का जो पॉलिटिक्स का भी है, लेकिन हम जिसमें समाजी पहलुओं पे बहुत बात होती है। ऐसे ही है। अब जिस भी पहलू को छेड़ें उसमें माफियाज बैठे हुए हैं। आप कराची में टैंकर माफिया की बात कर लें जी, आप दरियाओं पे रेत माफिया की बात कर लें, सही, आप शुगर माफिया की बात कर लें, आटा माफिया की बात कर लें, आप ये जो मिडल मैन है बीच में मंडी और किसान के दरमियान, इसकी बात कर लें, आड़त माफिया। अच्छा, फिर दवाओं ये का, जो मेडिसिन का माफिया देख लेंगे, सप्लाई का माफिया देख लीजिए, टैंकर माफिया देख लीजिए, एजुकेशन का माफिया, सारे माफिया से ऐसे ही है। जो भी जिसको भी हाथ लगाएं, जिस शोबे को भी, उसमें माफिया चेन बनी हुई है। सही है। तो ऐसे माशरे में कैसे तरक्की हो? इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ से वो चेन जा रही है जी, वहाँ वहाँ करप्शन है। मसलन एक मिसाल है, ये जो ठेकेदार, मैंने एक दिन बातें सुनी ठेकेदारों की, उसने कहा जी हाँ वो तो हमें पता है 5% तो महकमे का है। जी 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 जी। तो मैंने हैरत से पूछा, मैंने कहा ये सरकारी मुलाजिम तनख्वाह नहीं लेते महकमे वाले? उन्होंने कहा जी हाँ जी लेते हैं, लेकिन ये तो महकमे का है 5%। वो मैंने कहा भाई क्यों महकमे का है? ये इंजीनियर पैसे नहीं लेते, ये हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह नहीं लेते। वो फाइल निकालने का है ना, वो तकलीफ होती है ना फाइल पे साइन करने के लिए। और बात भी है, और मैंने फॉरवर्ड की आपको, आपने की मुजाहिद को, उसने की तारिक को, उसने की रिजवान को। उसने फिर कहा कि सर जी ये तो है महकमे का, तो जो ठेका दिलवा रहा है हमें, जो MNA या MPA या जो भी कोई सेनेटर, कोई मजबूत शख्सियत, उसका भी है। ऐसे ही है। मैंने कहा यह तो बांट बूंट के यार कोई पैसा आधा बचता होगा, तो लगता क्या होगा? तो हमारे यहाँ ये जो सड़कें ख़राब हो जाती हैं ना रोज़, आप बल्कि बताते हैं कि वो मोटरवे पे जो
फेंस है जी हाँ, वो जगह जगह से खराब हुई वो पड़ी जाली है। काट ही ली है किसी ने और वहाँ आराम से वो फिर रहे होते हैं जानवर। अब वो जो काटी गई जाली उसका ठेका होगा, जी हाँ, ये नहीं कि चोर पकड़े जाएं, सवाल ही नहीं पैदा ठेका होगा, होता। जी हाँ, उस ठेके में से पैसे और कमाए इतने जाएंगे। एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ चलती, जब 120 की स्पीड पे ज़ाहिर है गाड़ी जा उसमें रही है, जानवर आ जाते अचानक हैं। कुत्ते आ गए, गीदड़ आ गए, तो ऐसे ऐसे खौफनाक हादसात हुए हैं। और हमने ये सबसे ज्यादा ये बात की है, लेकिन मजाल है किसी के कानों पे जू रिंगी हो। तो जो वो मोटरवे पे एक और भी चले फ़ायदा लोगों का ये बात कर ही देते हैं कि मोटरवे पे पंक्चर ना लगवाएं, जी जी, वो खुद आपके टायर को उसमें कील डाल देते हैं। कील डाल देते हैं, ब्लेड रखे हुए होते हैं, ब्लेड मार देते हैं, और फिर आपको 4 गुना महंगा टायर खरीदना पड़ता अच्छा, है। ये हवा जो 20 रुपए हमारी- का जो काम हवा का, वो 50 रुपए वहाँ रेट है, लेकिन आप हवा भरवा के आप 8000 में जान अच्छा, ये छुड़वाएंगे। जो हमारी मोटरवे पुलिस है या मोटरवे इंतज़ामिया है, ये क्या करती है? ये नहीं उन्हें पकड़ती? इंजॉय करती है, पेट्रोल मुफ्त का मिलता है और गाड़ियों में एसी लगा के घूम रहे होते हैं मज़े से। अब आप ये देखें, एक दिन मुझे एक बंदा कहने लगा कि जी गरीब आदमी तो मोटरवे पे चढ़ ही नहीं सकता। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा जनाबे वाला, इतना लाहौर से इतना ये टोल टैक्स लेते हैं तो गरीब आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता इस पे, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है। मसर प्रहलाद साहब क्या बताऊं, मैं ये जिल्लत रोज़ाना बर्दाश्त करता हूं। यहाँ गुलबर्ग से आगे आपको पता है रास्ते में ट्रकों की 3-3 लाइनें लगी होती हैं, कारों को या दूसरी ट्रैफिक को उन्होंने रास्ता तक नहीं देना। हराम है कोई पुलिस एहलकार, कोई ट्रैफिक एहलकार खड़ा हो, जबकि कल परसों अगले दिन ये जिना सुपर में एक लश्कर खड़ा हुआ है ट्रैफिक पुलिस का, जो गाड़ियों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और लोगों से वो फौरन चालान काटना। पता नहीं इसमें कितने % कमीशन है, मुझे पता है, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है कि फटाफट चालान करते जाएं। पीछे एक लंबी लाइन कई किलोमीटर की लगी हुई है, ट्रैफिक की रवानी नहीं करनी, चालान काटने हैं, पैसा कमाना है, ये जिम्मेदारी है जी। अब ये नेक काम हो इन रहा है सब बातों से ये एक बात निकली कि मनहसल कौम हम करप्ट हैं। जी। इसमें वज़ीर आज़म सच कह रहे हैं कि छोटी करप्शन तो चलो मुल्कों पे असरअंदाज नहीं होती, लेकिन जो बड़े पैमाने पर करप्शन होती है जिसमें वज़ीर आज़म इन्वॉल्व हो जाता है, वज़रा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मुल्कों को डुबो देते हैं। अच्छा, ये करप्शन की बात होगी, एक पॉजिटिव बात, थोड़ी एक और बात भी। वज़ीर आज़म आज बड़े पुरएतमाद थे, वो कह रहे थे ये काम मैं अगले 2 सालों में करूंगा। एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी गुफ्तगू में एतमाद पहले से कई गुना ज़्यादा नज़र आ रहा था। और फिर वो ये भी कह रहे थे, मसलन स्पोर्ट्स की बात हुई, उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक है, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, तवज्जो नहीं दे पाया, लेकिन अगले 2 साल में मैं भरपूर तवज्जो दूंगा, फलां काम इस पर भरपूर तवज्जो दूंगा, इस पे। आपको क्या लगता है जो काम रह गए हैं अभी तक 3 सालों में जो नहीं हुए, 2 साल में कर पाएंगे? एक तो बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक और पॉजिटिव पहलू है, उसमें तकरीर में तो ये बात नहीं हुई, लेकिन ये मैं करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज़। कि हमारे यहाँ अगस्त से ये महीना शुरू हो गया है, प्राइमरी का तालीमी निसाब 1 होगा जी। अगले 2 सालों में मिडल तक 1 निसाब होगा, सही। और फिर अगले 1 साल में मैट्रिक तक 1 निसाब होगा। ये जो तालीम के नाम पर लूट मार थी ये ख़त्म हो जाएगी, सही है। क्योंकि सबका निसाब 1 हो जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े चैंपियन बने फिरते हैं फीसें ना, भी 1 हो जाएंगी, फीसें ना भी 1 हूँ तो फिर लूट ना भी 1 ना हूँ, हुई ना बर्दाश्त। नहीं 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 हजूर, जब निसाब 1 होगा, इनका निसाब मुख्तलिफ है फीसों ना। का मैंने इसलिए हवाला दिया भी, कुछ 3-3 वालिदैन निसाब मिले हैं कि बंद स्कूलों की उनके बच्चों के वाउचर आ गए हैं, सुने, जी हमने सुने, इतने सुने। % फीसें बढ़ा दी हैं। वो करना पड़ेगा। हम्म। क्यों करना पड़ेगा? कि वही निसाब पढ़ाया जा रहा है मदरसे में, जी। वही निसाब सरकारी स्कूल में, वही निसाब ये प्राइवेट स्कूल में। तो जब ये तफरीक ख़त्म हो जाएगी निसाब की, तो फिर बहुत से बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे, सही। इनको फीसें मजबूरन कम करना पड़ेंगी, लोग इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। ठीक है। अब आ जाएं खेलों की तरफ। एक ज़माना था, देखिए हमारी हॉकी टीम कितनी शानदार थी, हमारे एक एक प्लेयर पे लोग फ़ख्र करते थे, दुनिया फ़ख्र करती थी, हम पाकिस्तान फ़ख्र करता था। हाँ जी। लेकिन हमने अपने प्लेयर्स के साथ क्या किया आप देखें। पिछले दिनों वो बहावलपुर में समीउल्लाह की को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने उसका मुजस्मा लगाया। जी। पहले एक दिन उसका गेंद चोरी हुआ, जी, अगले दिन फिर हॉकी चोरी हो गई, और समीउल्लाह साहब खलोते ने हॉकी तो गेम तो बगैर
ठीक है, यानी ये अखलाकी सूरत हाल ये अखलाक है। और बंदा किधर का, करोड़ पक्का का बंदा पकड़ा गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे बंदों को तो लटकाना चाहिए, दुरुस्त। इसलिए लटकाना चाहिए कि आप अपने हीरो के साथ भी ये ज्यादती करते हैं। अब आ जाइए गेम्स की तरफ। ये तालीम की बात आ गई थी, इसीलिए आ गई थी कि जनाबे वाला, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में बड़े बड़े ग्राउंड होते थे। ये अब 2-2 कमरों में स्कूल और 2-4 कमरों में यूनिवर्सिटियाँ बन गई। फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म, जी हाँ, कोई खेल नहीं हो रहा। और क्रिकेट भी जो है ना, जो आपको नज़र आती है, ये जो करा देते हैं हमारे टूर्नामेंट, आप जी जी, इसकी वजह से थोड़ी बची है। महकमों से क्रिकेट ख़त्म। वो जो टीमें होती थी ना जी, नेशनल बैंक की टीम है, ये रेलवे की टीम है, ये PIA की, वो ख़त्म। हॉकी ख़त्म, फुटबॉल ख़त्म, स्क्वैश ख़त्म। जिसका आप हालत 10-12 ये साल है, दुनिया पे आपने राज किया। हालत ये है कि मैंने, चलो जी ये भी एक करप्शन की बात आपको बताऊं। जी, मैंने एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुझे मिला। मैंने कहा यार वो फलां ओहदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, ये तो उसने कहा जनाबे वाला मैं क्रिकेट, ये PCB की चेयरमैनी नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यहाँ तो अरबों रुपया है। यानी ये अपनी ज़ुबान से वो चेयरमैन कह रहा है कि यहाँ तो अरबों रुपया है, यहाँ तो जो पता नहीं कितने टूर हैं, क्या कुछ है, उधर तो कुछ भी नहीं। और वो दूसरा ओहदा भी हालांकि बहुत बड़ा था। जी जी, लेकिन यहाँ ये करप्शन की सोच है ना, इसी सोच ने यहाँ से खेल ख़त्म किए। खेलों के मैदान जो हैं वो वीरान हो गए, कब्जे हो गए उन पे, घर बन गए। खेलों के मैदानों पे भी घर बन गए, कब्रस्तानों पे भी घर बन गए। आप तो चेयरमैन की वैसे बात कर रहे हैं ना, बरसाती नाले, ये जो यहाँ इनके सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी लाखों में तनख्वाहें हैं। कई एक को आप और मैं जानते हैं जिनको माजी में पीपल्स पार्टी के दौर में या नून लीग के दौर में कुछ लोगों को लगाया गया और कोई काम नहीं है। 6-6, 7-7 लाख रुपए तनख्वाह महीने की तोड़ रहे हैं और बस मजे ले रहे हैं जनाब। क्योंकि तो वज़ीर आज़म साहब, आप चूँकि खुद खिलाड़ी रहे हैं, आप इस पे गौर करें कि आपकी ये जो नाम नहाद स्पोर्ट्स की तंजीमें हैं जी, ये कहाँ कहाँ कट लगा रही हैं, कहाँ कहाँ से खा रही हैं। जी, ये स्पोर्ट्स की जो नाम नहाद तंजीमें हैं, ये भी बहुत सारा माफिया है। इधर भी घुसने की कोशिश मत कीजिए। इस्लामाबाद में भी बहुत सारे ग्राउंड्स जो हैं, बहुत सारे माफियाज ने उस पर कब्जे किए हुए हैं। CDA ने कुछ छुड़वाए तो थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर वापस ले लिए हैं। और पूरे मुल्क में कई जगहों पे तो ग्राउंड्स का नामो निशान नहीं है। कहाँ जिस बात की तरफ भी इशारा किया जाए वहाँ माफिया निकलता है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के टेलीफोनिक जो गुफ्तगू थी आज मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, उनकी जो सवालात थे, जो शिकायत थी, उस पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पहलुओं का जायज़ा लिया गया। एक पहलू आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक दावा किया। उनका कहना ये था कि आज भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और यहाँ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी सबसे सस्ती हैं और खाने पीने की अशिया भी जो है दुनिया में सबसे सस्ती हैं। इस तरह का एक वैसे एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा वो उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर तबसरा करते हैं। 800 नई स्टोरेज बना रहे हैं क्योंकि किसान के पास अगर स्टोरेज हो जाए तो फिर उसको जल्दी जल्दी अपना सामान नहीं बेचना पड़ता। और उसको अगर हम क्रेडिट दे दें, किसान कार्ड लेके आ रहे हैं ताकि उसके पास कर्जा भी आ जाए ताकि वो आर्थिक के पास ना जाए और फिर उसकी भी चीज़ महंगी बिके और लोगों के लिए भी सस्ती हो, तो उसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको कहना चाहता हूं, ये मेरे पास टेबल है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीजिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। पेट्रोल, लोग बदकिस्मती से हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है,
कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेजी से महंगा हो गया, पता नहीं कितना 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। 47% बढ़ा है तेल दुनिया में। तो हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो हमें भी बढ़ाना पड़ता है। तो दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है सिर्फ। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। सिर्फ जो 27 मुल्क जिन्हों में हमारे से ज्यादा सस्ता है, वो खुद उनके मुल्क में तेल है, उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो जो इंपोर्ट करते हैं मुल्क जिस तरह पाकिस्तान है, हम दुनिया में आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में। मज़हर बरलास साहब, क्या वाकई आपको भी लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है? अच्छा, इसमें एक बात जो आपने पहले पूछी थी कि वज़ीर आज़म बड़े पुरइत्माद थे, उस इत्माद की 2-3 वजूहात हैं। सही। नंबर 1 सियासी वजह है जी कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है, कश्मीर में हुकूमत बन रही है। जी। तो सियासी लिहाज से वो मजबूत हुए हैं। ठीक है। दूसरा, माशी लिहाज से बेहतरी आई है और वो खुश हैं कि इस मरतबा भी जो ये जुलाई का महीना था, इसमें FBR जो है उसने कलेक्शन में ज़बरदस्त काम दिखाया है और उससे शाबाश भी मिली है। तो ये तो उनके इत्माद की वजूहात हैं। सही है। फिर वो इलेक्शन ख़ास तौर पर पंजाब में जो जीतना था और वो महाजरीन की सीटें जो पंजाब में हैं वो, और फिर सियालकोट में जो इलेक्शन जीता वो, तो ये इत्माद की वजह। सही है। अब ये जो एक रिपोर्ट शाया की है, न्यूयॉर्क से ये शाया हुई है मुख्तलिफ़ मुल्कों के हवाले से कि वहाँ रहन सहन ज़िंदगी कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, तो उसमें सही है। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में ज़िंदगी सस्ती है, रहन सहन और खाना पीना सस्ता है। सही। और अब ये देखिए कि सिर्फ खिते में नहीं, दुनिया में। एक बात जो उन्होंने किसानों के हवाले से की है, अच्छा ये जो इलेक्शन भी जीते हैं ना, इसमें एक बड़ी वजह ये भी है जी कि किसानों के लिए बेहतरी आई है। अब वो जो हिंदू साहूकार वाला और बनिए वाला जो किरदार है जो हमारे आड़ती पिछले 75 सालों से कर रहे हैं, जी जी, कि किसान की भी खलड़ी उतारते हैं और जो कस्टमर है उसकी खलड़ी भी उतारते हैं। सही। तो वो ये जो स्टोरेज बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि किसान जो है, आपको पता ही, आप खुद एक दही इलाके से हैं और सरगोदा एक बड़ा ज़रखेज़ इलाका है जी। गंदम के हवाले से, फिर ये जो किन्नू के हवाले से। तो उसमें आप देखिए गंदम जब होती है तो हमारा काश्तकार जो है वो कहता है कि यार मैं इसको किधर संभालूंगा, सही है। तो इसको उठा के ले जाए। वो जो आड़ती है वो उसमें से दाल लगाता है कि वो रेट अगर गवर्नमेंट का 2000 है तो वो कहता भाई मैं तो 1700 की ले लूँगा या 1600 की लूँगा, सही। या 1500 की, वो बेचारा बेच देता है जी। इसलिए कि उसके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। सही है। जब ये स्टोर करने के लिए जगह होगी तो वो एक तो आड़ती के हाथों ब्लैकमेल नहीं कह रहे होगा, हैं उसकी तादाद बढ़ा रहे हैं, जो वो पैसा आ जाएगा उसको किसान कार्ड के ज़रिए। तो यही होता है ना, किसान फसल के एंड पे वो भूखा हुआ होता है, पैसे नहीं उसके पास होते, जी हाँ, खर्चा तो खर्च कार्ड के ज़रिए पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बेहतर अमल है। इसके अलावा भी अभी और बेहतरी हो सकती है। वज़ीर आज़म की मशीर जो है ना, जमशेद चीमा, जी जी, वो काफ़ी प्लानिंग रखते हैं इस हवाले से कि कहाँ कहाँ हम शहद पैदा कर सकते हैं, कहाँ हम जैतून पैदा कर सकते हैं, कहाँ ये जो ज़ाफ़रान है उसके लिए भी उन्होंने कश्मीर के कोई इलाके ढूंढे हैं, कपास किधर बढ़ सकती है, और इसी तरह दूध की प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं और गोश्त कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये अच्छी बातें हैं। अगर ये चीज़ें हो जाएं, फ्रूट, वेजिटेबल और गोश्त पे और दूध पे जो तवज्जो है, यानी खुराक पे जो बढ़ जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सही। सबके अच्छा लिए अच्छा होगा। ठीक हो गया। और हर ये जून से अब तक 6 बार जो है पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ चुकी हैं। हर 15वें दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बावजूद भी हमें बिल्कुल तसल्ली रखनी चाहिए कि हम अच्छा, बिल्कुल इस ठीक पे है। भी हम तो चूँकि बड़ी तनकीद करते हैं, ओगरा पे हमने बड़ी तनकीद की, लेकिन ये जो गुजारिश है, ये बात तो सच है कि हमें
दरामद करना पड़ता है। ये सेक्टर जो है पेट्रोलियम का, हमें डीज़ल पेट्रोल दरामद करना पड़ता है और ज़ाहिर है हम महंगा पेट्रोल ख़रीदते हैं या डीज़ल ख़रीदते हैं। सही है। तो वज़ीर आज़म साहब ने बताया, हमें नहीं पता, उन्होंने कहा कि जी 47% बढ़ा है, लेकिन हमने 11% बढ़ाया है। सही है। अब ये कोई पेट्रोलियम के माहिर हों, वो ज़्यादा बता पाएंगे कि दुनिया में कैसा बढ़ा, लेकिन हम यकीन कर लेते हैं जी हाँ। और ये भी तवक्को रखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अगर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं तो उसमें भी लोगों को रिलीफ दें जी जी। और बाकी चीज़ों में भी रिलीफ दें, सही है। ताकि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी नज़र आए। पाकिस्तान में जो ज़िंदगी आज से 35-40 बरस पहले थी वो ज़्यादा आसान थी, आज ज़िंदगी बड़ी मुश्किल आज हो गई मुश्किल है। लोगों का तो जीना वज़ीर मुश्किल होता आज़म चला जा को रहा है। लोगों की मुश्किलात का ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। इस तरह बाज़ मुल्कों ने हमारी परवाज़ों पे पाबंदी लगा रखी है। आज भी फ़ोन पे वज़ीर आज़म से कहा गया, सऊदी अरब ने, इसी तरह चाइना ने भी लगा रखी है, कई मुल्कों ने। सही तो है। जहाँ जहाँ पाबंदी है वज़ीर आज़म बात करें ताकि वो पाबंदी खुल सके, हमारे पाकिस्तानी जा सकें। सही वो है। शाबाश तो बहुत देते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि वो पैसे बहुत भेजते हैं, तो उनके मसाइल भी हल करें। सही है जी। वज़ीर आज़म तो उन्होंने ये जो बता दिया सारा मामला, लेकिन वज़ीर आज़म का एक और भी वियन था, उनका ये कहना था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी अफसोसनाक खबर भी आई है PARC सिर्फ एक इदारे से, कि सिर्फ एक इदारे से 269 अफराद को, 269 अफराद को कहा है जी आपकी काबिलियत ठीक नहीं है या आपकी मामला कुछ जो भी बहाना बनाया जाता है, नाकिस कारकर्दगी है या जो भी, उनको निकाल दिया गया है। और सिर्फ ये कि वो जो निकले हुए लोग हैं वो पता नहीं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे जब बेरोज़गार होता है आदमी। एक शख्स तो शिद्दत कर्ब से मर गया। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब आम तौर पर ये कहते हैं कि मुझे बड़ा एहसास है लोगों का। अब ये जो 269 अफराद निकाले गए हैं, ये कोई 12 साल पहले भर्ती हुए थे। ठीक है। तो PRC को अब याद आया कि ये काबिल नहीं है। हाँ, 12 साल काम लेने के बाद पता चला कि ये तो नालायक है। अब यहाँ इनके 2 नुकसान हो गए। एक तो इनको बेरोज़गारी मिल गई, दूसरा ये अफराद जो थे जब ये भर्ती हुए थे तो आम तौर पर ये कंवारे लोग थे, शादियां हो गई, अब 2-2 3-3 बच्चे हैं उनके, घर है, बीवी है, कैसे वो गुजारा करें। और तीसरा और सबसे अहम पहलू ये है कि ये अब किसी और जगह नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए कि इनकी उम्रें ज़्यादा हो गई, ओवरेज हो गए। तो इसमें देखिए गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ ये है कि PRC के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजीम, अब ये मुबैना तौर पर हमें बताया गया है, ज़राए ने बताया है जी कि डॉक्टर अजीम साहब की क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है ज़राअत से मुतल्लक। सुभान अल्लाह। यानी ज़राअत की रिसर्च के इदारे के सरबराह की तालीम ही नहीं है ज़राअत वाली। अब उन्होंने जनाब अपना केस भिजवाया कि मुझे लगाया जाए, मज़ीद मेरी मुद्दत बढ़ाई जाए। ठीक है। तो वफाकी वज़ीर जो हैं सैयद फ़खर इमाम और जो सेक्रेटरी हैं फूड सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। अब उन्होंने जब ऐसा नहीं हो सकता का लफ्ज़ सुना तो गुस्सा जाके मुलाजमीन पे निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, ये केस जो है ना, ये पहले भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में डिस्कस हुआ था जी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको बहाल भी किया। ठीक है। अब सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इससे मुताल्लिक़, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है इन मुलाजमीन को ना निकालो, वजारत कानून कहती है ना निकालो, ठीक है। वजारत जो फूड एंड सिक्योरिटी है वो भी कहती है ना निकालो, ठीक। मगर चेयरमैन साहब कहते हैं मैं तो निकालूंगा। वजह ज़ाती इनाद है जी, और क्या वजह हो सकती है? या को अपने बंदे भर्ती करने होंगे, और क्या हो सकता है भाई? लोगों के घरों में चूल्हे आप बुझा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब हमारी आपसे गुजारिश है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, बड़ी आसें हैं। आप जिस तरह ये आर्डर हुआ है उसी तरह अपने कलम से एक आर्डर करें, इनको बहाल करें ताकि इनका सिलसिला रोज़गार जो है वो चल पड़े। हाँ, इनका सिलसिला रोज़गार चल पड़े। लेकिन एक और मसला भी है, और ये हम आपको बता दें कि ये पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है जी, भी जो अभी हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे कि कौन कौन से रिश्तेदार जो हैं वो वहाँ तैनात हैं,
कौन कौन सी रिश्तेदार ख़वातीन जो हैं वो वहाँ तैनात हुई हैं, उनका वहाँ रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है, रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, डिग्री कोई और थी, ऐड में कोई और डिग्री मतलूब थी और वो भर्ती हो गए और हो गई। क्यों? क्योंकि उनके रिश्तेदार वहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की साली है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का और कोई रिश्तेदार है, मौजें लगी हुई हैं। यानी बिरादरी सिस्टम है माशाल्लाह, बड़ा शानदार तरीके से खिदमत हो रही है मुल्क की। अकरबा परवरी की आला मिसाल। जी जी, इस तरह ये इस पे भी चेयरमैन की पूछगिछ होनी चाहिए। बिल्कुल चेयरमैन की इस पे भी पूछगिछ होनी चाहिए। और जो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये यकीनन तकलीफ़देह होते हैं उस मुआशरे के लिए और उस मुल्क के लिए जिस मुल्क के वज़ीर आज़म और साहिबान इक़्तिदार ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ मेरिट हो और मेरिट की धज्जियाँ न बखेरी जाएँ। आज इतनी, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।